Dear students, welcome to Pahel Classes. I am Pradeep Kumawat. If you want to know more about myself, you can search my name on Google, Pradeep Kumar Kumawat. So in previous lecture, we discussed about how to find capacitor of parallel plate capacitor. और यहाँ जो सबसे important था that was कि क्यों स्पेरिकल कैपेसिटर काम नहीं आता है और क्यों हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ जाने की नीड हुई। दोनों पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। आपको रिमेंबर होगा स्पेरिकल कैपेसिटर जो होता है, एक तो उसकी एनर्जी जो होती है वो बाउंडेड नहीं होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था ये। आपको यदि नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें, नहीं तो ये आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रीवियस वीडियो पूरा अच्छे से देखें, ये देखें, पक्का आपको सब कुछ समझ में आएगा। 101% पूरा अच्छे से कर पाएंगे आप। कैपेसिटर मतलब बिल्कुल बस जाएगा दिल में, है ना, एकदम आप औरों को पढ़ा दे इस तरह से आने लगेगा आपको। तो कैपेसिटर से प्रीवियस वीडियो देखें तो एनर्जी क्यों बाउंडेड नहीं होती वो एक्सप्लेन किया, क्यों हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की नीड हुई और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये सारा एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है, वहां से देखें। और प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया था एंड दैट वो जो आपको पता होगा वैल्यू आई थी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया और उसके बाद किया हमने कि डाइलेक्ट्रिक फुल फील्ड है, ठीक है, पूरा फील्ड है कैपेसिटर में, तो एप्सिलॉन नॉट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन आर से, यदि फुल डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो। यहां तक हमने सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। यदि आपको यहां तक के पोर्शन में कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है या नहीं समझ आया है, सो जाइए प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए प्लेलिस्ट से और वहां से उसको देखना शुरू कीजिए हमारे प्रीवियस वीडियोज को। डेफिनेटली पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आ जाएगा। और बेटा अगेन डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स से बिल्कुल डरो ना और फटाफट से पहल क्लासेज को सब्सक्राइब करो ना। ओके, चलो देखिए, अब आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा है कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड। अब क्या करेंगे कि पहले तो हमने माना था कि पूरी लेंथ तक डाइलेक्ट्रिक है, अब हम मान रहे हैं कि पार्शियल फील्ड है, मतलब टी लेंथ तक की फील्ड है। ये लेंथ इतनी इतनी है बेटा टी, ठीक है, इसकी डाइलेक्ट्रिक की पूरी लेंथ नहीं है एरो के अकॉर्डिंग, सो दिस लेंथ इज टी। ओके, सो टी लेंथ की डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी पोर्शन एम्प्टी है। ध्यान दो, तो ऐसा कुछ विजिबिलिटी है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ है। यहां से क्या होगा आप देख सकते हैं कि मान लो ये टोटल लेंथ है डी और इसमें डाइलेक्ट्रिक जो है वो केवल एक कुछ पोर्शन में फील्ड है, दैट इज टी। इस डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है टी के बराबर, ठीक है, बाकी सब सेम सा है। अब हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस, सी फाइंड करना है। देखो जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हमेशा ध्यान रखो, जो फाइंड करना उसका फॉर्मूला लिखा करो, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू तो पता ही है कि इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, एरिया ए है, सारी बातें सेम है, तो क्यू तो पता चल गया सिग्मा बाई ए, ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू हो जाएगा बेटा सिग्मा ए। तो क्यू वगैरह सब पता है आपको। बात आती है पोटेंशियल निकालने की, तो किसी तरह हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। डन, तो चलो शुरू करते हैं पोटेंशियल निकालना। अच्छा, पोटेंशियल निकालने का ही फॉर्मूला सोचो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाई बाई डी, मतलब E मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस उनके बीच की। शुरू करें तो देखो, डाइलेक्ट्रिक विद विड्थ टी, डाइलेक्ट्रिक की विड्थ कितनी है, टी हैविंग एप्सिलॉन आर वेयर टी लेस देन टी। अब इसके एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है हमारी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी जो रहती है दैट इज एप्सिलॉन आर। अब देखो बेटा, E फॉर अ पार्ट हैविंग डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान दो क्या होगा, जितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, याद करो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, अगेन प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, मैंने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वहां पे डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा होता है कि डाइलेक्ट्रिक आने पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो फटाफट से देख के आए, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब जहां एप्सिलॉन है वहां इसको एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जो रिमेनिंग पोर्शन है वहां तो कुछ डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आएगा नहीं, तो रिमेनिंग पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दे, बहुत अच्छा कंसेप्ट, अच्छे से समझोगे तो बहुत सब कुछ अच्छा आएगा। क्या समझिए कि हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन रिमेनिंग पार्ट में इतना रहेगा। अब देखो, टोटल डाइलेक्ट्रिक पार्ट में है टी पे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, रिमेनिंग पार्ट की लेंथ कितनी है, डी माइनस टी।
तो बस वही यूज करेंगे हम। सो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सिंस डाइलेक्ट्रिक इतने में नहीं है और उसमें कांस्टेंट है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। तो देखो हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अब तो बहुत सिंपल बात हो गई, सी आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई वी, तो यहां से क्यू डिवाइड बाई वी कर दिया हमने। फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे, तो पोटेंशियल पता है हमें, यहां से क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखूंगा तो यहां से आ जाएगा इतना, क्यू से क्यू कट जाएगा। ओके बेटा, सबको ध्यान से समझना है, सिग्मा को हमने क्यू बाई ए रखा तो क्यू से क्यू कट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो समझ आया होगा सबको क्या फॉर्मूला आया, C इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत प्यारा फॉर्मूला। ध्यान दो, हमने जो प्रीवियस केस किया था याद करो, वो एक तरह से इसका स्पेशल केस है। व्हेन t इक्वल टू डी, यहाँ पे t को d पुट कर दो, क्या आंसर वही आ जाएगा जो पिछले बार वाला था? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये इसका स्पेशल केस हुआ एक तरह से वो, तो हमने ये कर लिया तो वो तो आ ही जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्या है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, सब बच्चों को आना चाहिए। क्या कि हमें निकालना था कैपेसिटेंस इसका। हमने क्या किया, फॉर्मूला देखा, क्यों हमें पता था, V किसी तरह निकाल लिया तो काम बन गया। V कैसे निकाले, तो हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, एक पार्ट वो जहां पे डाइलेक्ट्रिक था और एक पार्ट वो जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जहां डाइलेक्ट्रिक था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो बस अब सिंस यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। सो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। आया सब बच्चों को समझ में? तो यहाँ से V C हमें वैल्यूज पता चल गई और इससे हमने पुट करके फिर आंसर निकाल लिया। तो फॉर्मूला याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम, दैट इज कैपेसिटेंस विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। अब के बार हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटेंस है जिसकी विड्थ है d और इसके बीच में हम मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स रख रहे हैं। मान लो n रख दी हमने, जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे बिल्कुल मस्त वाला। n डाइलेक्ट्रिक्स है, एक का एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 और एप्सिलॉन rn, उनके क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस व्हेन मेनी डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग डिफरेंट एप्सिलॉन आर फील्ड, तो कब निकालेंगे, जब बहुत सारे फील्ड है, n डाइलेक्ट्रिक्स है जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा इतना है, विड्थ t1 t2 tn है और टोटल विड्थ ऑफ प्लेट्स हो जाएगी, इन प्लेट्स की टोटल विड्थ, ध्यान दो, एक प्लेट की विड्थ है t1, सो सारी प्लेट्स की मिला के विड्थ हो जाएगी t1 से लेके tn के इक्वल। ठीक है, सारी प्लेट्स की विड्थ को हम ऐड कर देंगे तो वो t1 से लेके tn हो जाएगा। आया समझ में? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, रिमेनिंग पार्ट याद करो, पिछला कैसे किया था हमने, हमें एक तो चाहिए टोटल कितनी जगह डाइलेक्ट्रिक्स ने घेरी है, तो रिमेनिंग कितनी जगह आ गई, वो आ जाएगी d माइनस समेशन टी। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, समेशन ti का मतलब t1 से लेके tn तक। सो दिस इज द रिमेनिंग विड्थ, और विड्थ कितनी है इसकी, समेशन ti, प्लेट्स की टोटल विड्थ है समेशन ti। अब देखो कैसे करेंगे, तो पूरा प्रूफ मैंने किया हुआ, ध्यान दे बेटा। विड्थ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ये हो गई, तो इसको मैंने कैसे लिख रहा हूं, आप इस तरह से लिखने के रखो कि समेशन ti। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है, कितनी लेंथ का पार्ट है, इतनी लेंथ का पार्ट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक्स में होगा, तो देखो पहली डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, दूसरी डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, तीसरी वाली में इसी तरह से होगा और लास्ट वाली में हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn। तो ये देखो सब में हो गया क्या। अच्छा बेटा ध्यान दो, यहाँ पे आएगा हमारे डायरेक्ट E को R1 ER2, या इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो E मैंने उसको बोल दिया, टॉप वाले को मैंने E बोल दिया बेटा। ठीक है, तो यहां से E हमने इसे बोल दिया, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, E इक्वल E बाई एप्सिलॉन R1 E बाई एप्सिलॉन R2, E की टर्म्स में रख दिया ताकि थोड़ा आसान हो हमें कॉमन वगैरह लेना। ठीक है, सो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दो कि ये जो E नोट है वो कितने के लिए है, वो है d माइनस समेशन ti पार्ट के लिए।
ठीक है। और सब प्लेट का अलग से जोड़ते जाओ, ई नॉट बाई एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई बाई T1 ई नॉट बाई एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लाई बाई T2। ध्यान दो पोटेंशियल क्या होता है, ईडी। तो इस प्लेट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई बाई T1। इसके लिए पोटेंशियल आ जाएगा, मैं लिखना चाहूँ V, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लाई बाई T2 सिमिलरली आ जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इसको हम E बोल रहे हैं तो इसको E नॉट बोल दिया हमने, सो दिस विल बी E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 T1। तो ध्यान दे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सबको डायरेक्टली जोड़ दिया। सो ये बेनिफिट है पोटेंशियल के स्केलर होने का, ये बेनिफिट है, हमें एक बेनिफिट मिल जाता है सिंस की पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सो वी कैन डायरेक्टली एड अप इट। ओके, सो नेट पोटेंशियल देखो यहां से समझ में आएगा कि ई नोट पूरे से कॉमन आ जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन से ई नोट कॉमन आ जाएगा। आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ई नोट जब हमने और एप्सिलॉन नोट हमने कॉमन ले लिया। ओके, सो ई नोट आ गया, तो ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और पूरे से कॉमन लिया है बेटा ये, है ना, तो क्यू अपॉन ए रख दिया एप्सिलॉन नोट। अब देखो सी क्या होता है, सी होता है क्यू बाई वी। क्यू तो पता था, वी की वैल्यू रख दिया, तो वी की वैल्यू जैसे रहूंगा ए एप्सिलॉन नोट टॉप पे चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा। देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्यू था और यहाँ पे ए एप्सिलॉन नोट, यहाँ से देखो v की वैल्यू रखूंगा तो q यहां रह जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये टोटल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैं इसको देखो शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्टकट फॉर्म में कैसे, d माइनस समेशन टी आई, ठीक है, प्लस समेशन टी आई अपॉन एप्सिलॉन आर आई। देखो कितना प्यारा, कितना छोटा सा फॉर्मूला बना दिया हमने, आई बात समझ में। सिंपल फॉर्मूला है, इफ देर इज नो एयर बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में एयर नहीं होगी तो D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस Tn हो जाएगा, और उस केस में यहां से देखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमारे पास में फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला कैसे रिमेंबर रखोगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है इसका, तो वो ऐसे याद रखना है, C जो आएगा दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ध्यान से देखेंगे कैसे लिख रहा हूं कि रिमेनिंग पार्ट वाला लिया था तो D माइनस समेशन टी आई प्लस, ठीक है, फटाफट देखो बेटा यहां से ये फॉर्मूला जो बनाया हमने, क्यू से क्यू तो कट जाएगा, D माइनस समेशन टी आई प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समेशन टी आई अपॉन एप्सिलॉन आर आई। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप ये यूज करना सीख गए तो कितनी भी डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, सब जगह ये फॉर्मूला यूज करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दे क्या समझना है कि सिंपल जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक्स हो क्या करो, पहले तो देखो रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए ई निकाल लो और उस ई निकल गया तो वी निकल गया, फिर जो जो डाइलेक्ट्रिक्स है सबके लिए ई निकालो और फिर वी निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी निकाल के फिर बस कुछ नहीं करना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो हमारे पास में डायरेक्ट ही आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। गुड, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आ जाते हैं, चलो देखो बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C, the separation between the plates of this capacitor is D, if the space between the plates is filled with the dielectric material of dielectric constant K up to a distance of 3D by 4, then calculate the new capacitance। बड़ा बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पहले देखो क्या दिया है कि हमें कैपेसिटर दे दिया जिसकी विड्थ है D, मान लेते हैं एरिया A है, तो मैं लिख सकता हूं C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सभी एग्री करते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कैपेसिटर को C बोला है, सो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट में कि इसके बीच में मैंने क्या किया, एक 3D/4 लेंथ का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो सब बच्चे ध्यान से देखो, इसको बीच से क्या किया हमने कि 3D/4 लेंथ का डायग्राम, थोड़ा अच्छा कम बना बट ध्यान दे, 3D/4 लेंथ का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो याद करो केवल एक डाइलेक्ट्रिक है, वैसे तो टोटल वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था C डैश का, आपको याद है तो C डैश का फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखे, अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R।
याद आ रहा है फॉर्मूला? ये देखो मैच करो, यहाँ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, वही यूज कर लेंगे। सो फटाफट से देखो वैल्यूज पुट कर दो सबकी। ए एप्सिलॉन नॉट, टी की वैल्यू कितनी है 3d/4, तो d माइनस 3d/4 प्लस टी की वैल्यू है 3d/4 एप्सिलॉन आर। अब d से d गया तो 1/4 बचा, 1/4 को कॉमन लेके ऊपर ले जाएंगे हम एप्सिलॉन आर, तो देखो क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। थोड़ी सी कैलकुलेशंस को मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से बचेगा d/4, तो यहाँ से देखेंगे तो d भी कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो d बाहर आ गया, यहाँ d, यहाँ भी d आएगा, और 4 को बाहर ले लिया तो 4 भी ऊपर चला जाएगा। ओके, और 4 एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, यहाँ बचा 1 की जगह का मतलब हो गया एप्सिलॉन आर प्लस 3। आ रहा है सब बच्चों को समझ बात? सो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो फटाफट से, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसके बराबर है? सी के बराबर, तो सी डैश जो आया वो आ गया 4 टाइम्स, क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 4 एप्सिलॉन आर सी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे सब बच्चे कैसे किया कि टी की वैल्यू 3d/4 ले ली, 3d/4 एप्सिलॉन आर, देखो यहाँ पे d/4 बचेगा, मैं एक लाइन और लिख ही देता हूँ ताकि और क्लियरिटी से ही समझ में आए आपको। यहाँ से देखेंगे आप तो यहाँ पे बचेगा ये d/4 प्लस 3d/4 एप्सिलॉन आर, तो देखो d/4 कॉमन ले लिया तो 4 तो ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ एप्सिलॉन आर एलसीएम लिया, सो यहाँ एप्सिलॉन आर प्लस 3 बचा और एप्सिलॉन आर भी फिर ऊपर भेज दिया हमने, और इसको हमने क्या पुट कर दिया, सी की वैल्यू पुट कर दी इसमें। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि इसमें तो कोई भी डाउट हमें नहीं होगा। गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। काफी अच्छा और काफी प्यारा सवाल है ये, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो देख रहे हैं, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन सोल्व कर ले, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आके मैच करे कि कितना सही कर पाए, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज केप्ट एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं कुछ चीजें बना लेता हूं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कुछ वोल्टेज पे रखा गया है। ओके, सो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको V वोल्टेज दिया गया, V इज द पोटेंशियल जिस पे इसको रखा गया। कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। पहली बात तो मैं मान लेता हूं वही कुछ बातें कॉमन, कि इसके बीच की डिस्टेंस D है, एरिया इसका A है, तो मुझे बताए इस सिचुएशन में C इनिशियल जो है दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये समझ आया सब बच्चों को? बिल्कुल आया। आगे देखो, कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज नहीं किया, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एंड वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ 3 मिलीमीटर थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, सो अब क्या किया कि प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी, बट प्लेट्स का सेपरेशन जो था वो इंक्रीज हो गया 2.4 से। तो सॉल्व कर ले, आगे बढ़ाए क्वेश्चन को। तो देखो कैसे किया हमने कि अब प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ के हो गया d प्लस 2.4, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट की। वो डाइलेक्ट्रिक कितनी विड्थ की थी सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक थी हमारे पास में 3 मिलीमीटर की। आ रहा है समझ में? इस डाइलेक्ट्रिक की विड्थ 3 मिलीमीटर है, और इसको इंसर्ट करने से प्लेट्स के बीच की क्या बढ़ गई, हमने क्या बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी प्लेट्स के बीच की। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना था। ध्यान दे, कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट टू पुट अ डिफरेंट स्लेब ऑफ 3 मिलीमीटर थिकनेस between the plates, the plate separation is to be increased. Calculate the dielectric constant of slab. हमें इसका मान लेते हैं वैल्यू है एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर हमें फाइंड करना है। सब बच्चे ध्यान से दे, पहले थोड़ा सा सोचे कि कैसे करेंगे। ध्यान दो बेटा, हुआ क्या, चार्ज तो कंजर्वेशन रहता है, तो आपने यदि पोटेंशियल चेंज नहीं किया तो आपका चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा, तो खो क्या रहा है इनडायरेक्टली कि सी आपका सेम रह गया, क्योंकि
ध्यान दो, क्यू इनिशियल में लिखूं तो क्यू इनिशियल हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्यू इनिशियल जो होगा वो हो जाएगा सी इनिशियल मल्टीप्लाई बाई वी। इसी तरह क्यू फाइनल जो होगा वो भी हो जाएगा सी फाइनल मल्टीप्लाई बाई वी। बोला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा है, तो यहां v था और यहां भी कितना है भाई, v के बराबर ही तो है। दोनों को चार्ज कंजर्वेशन यूज किया हमने और q इनिशियल इक्वल टू q फाइनल किया। देखिए क्या हुआ, c इनिशियल v इक्वल टू c फाइनल v। v बोला है कौन सेम है, तो v से v का हैप्पी बर्थडे हो गया। बच्चा क्या देखे, c इनिशियल इक्वल टू c फाइनल। c फाइनल की वैल्यू लिख लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला v एप्सिलॉन नॉट अपॉन, क्या आता है फॉर्मूला याद करो, d माइनस टी। d अब के बार कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस d है, सो फॉर्मूले में हम लिखेंगे d प्लस 2.4 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r। दोनों को यहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सो a एप्सिलॉन नॉट बाई d इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस 0.6 प्लस 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r। देखिए इससे इसका हैप्पी बर्थडे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सामने ले आए, d माइनस 0.6 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन r इक्वल टू d। d से d का हैप्पी बर्थडे, इसको उधर ले जाएंगे, सो एप्सिलॉन r 3 अपॉन एप्सिलॉन r इक्वल टू 0.6। यहां से देखिए एप्सिलॉन r आ जाएगा 30/6 एंड दैट इज 5। तो बहुत ही अच्छी बात की हमने, एप्सिलॉन r का आंसर आया हमारे पास में 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया बेटा, 5 के बराबर। बहुत प्यारी प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। क्या कि एक तो दो बातें समझ आई कि क्यों किया ऐसा, ध्यान देते बेटा कि यदि डाइलेक्ट्रिक में इंसर्ट कर सकता था बिना इंक्रीज किए भी विड्थ, बट मैंने विड्थ को इंक्रीज किया क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना था, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखे हुए किया, सो चार्ज भी चेंज नहीं होगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कुछ और बाहर से कर नहीं रहे। सो इस चक्कर से क्या हुआ कि दोनों क्वांटिटी सेम की और हमारा आंसर आ गया 5। काफी अच्छी प्रॉब्लम लगी, तो कोशिश करें आप इसको दोबारा कर ट्राई करने की घर पे। यदि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो एक बार इस प्रॉब्लम को लिख ले और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट पार्ट आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखें। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो स्पेयर्स को कंबाइंड देख रहे हैं। याद करो हमने एक सिंगल स्पेयर का कैपेसिटेंस तो पहले ही निकाल लिया था, वो आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद करो या r बाई के बोल सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसा हमने 2 प्लेट्स का कैपेसिटर बनाया, दो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर जैसा कि हमने बनाया, वैसा ही हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेरिकल कैपेसिटर भी बना रहे हैं जिसमें हम दो को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, दो स्पेयर्स को, स्पेरिकल शेल्स को कंबाइन कर रहे हैं। देखें फटाफट, 2 स्पेयर्स हैविंग द सेम चार्ज ऑफ डिफरेंस नेचर हैविंग अ कॉमन सेंटर इज कॉल्ड स्पेरिकल कैपेसिटर। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे R2 रेडियस स्मॉलर वन है, R1 रेडियस इज द बिगर वन, इनर पे चार्ज माइनस क्यू है, आउटर पे चार्ज प्लस क्यू है। तो इस तरह का एक सेटअप किया गया। इस सेटअप को हमने क्या बोल दिया, इस सेटअप को हमने नाम दिया स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू आउटर स्पेयर, बाहर वाले स्पेयर की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई R2। सॉरी, एक स्पेरिकल शेल में अंदर जितना पोटेंशियल होता है, आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं रिमेंबर है तो याद करें, एक स्पेरिकल शेल पे अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, तो इसकी वजह से बी पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई R1। बिल्कुल करेक्ट बात। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू इनर स्पेयर, इनर स्पेयर की वजह से आएगा के माइनस क्यू बाई R2, इसकी वजह से R2 डिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। बट ध्यान दो, ए पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा टोटल 0। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ऑन अदर स्पेयर्स, किसी की वजह से ले लो वो 0 ही आएगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट नहीं भी करे तो बेटा सोच के देख लो, इसकी वजह से के क्यू बाई R1 और इसकी भी वजह से आएगा के क्यू बाई R1। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली ऐड करेंगे तो दोनों से वैसे भी 0 ही आना है, ये तो समझ आया। नाउ द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई R1
और ध्यान देंगे तो दूसरा आ जाएगा, ये माइनस आएगा बेटा साथ में इसको, तो माइनस का साइन अपेंड कर रहा हूं मैं इसके साथ में, माइनस ये माइनस के क्यू बाई आर टू, बस। तो वीबी आ गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, सो माइनस कॉमन लिया तो 1/r2 माइनस 1/r1, सो माइनस का के क्यू कॉमन है, सॉल्व कर लिया, r1 r2 एलसीएम आया, r1 माइनस r2। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ध्यान से समझे, ये क्या हुआ, पॉइंट बी का पोटेंशियल आ गया। गुड, तो फटाफट देखो, बी का पोटेंशियल है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो क्या मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी, बिल्कुल। सो वी ए माइनस वी बी का मतलब हो गया, वी ए तो है जीरो, देखिए बेटा वी ए की वैल्यू जीरो थी और वी बी का वैल्यू हमें पता ही है, तो माइनस ऑफ माइनस ये, ओके, सो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी ए बी आ गया इतना। अब सिंपल सी बात याद करो, कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू पता है हमें, वी की वैल्यू फाइंड की हमने अभी, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास। सो याद रखोगे, कैपेसिटेंस आया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ध्यान दे, इफ R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, यदि R1 को इनफाइनाइट ले लो और R2 को R ले लो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी तरह का आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल कॉमन सा कंसेप्ट है, ध्यान देने की जरूरत है बस। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर, ठीक है, तो इससे भी निकल के आता है, बस कॉमन कंसेप्ट है, फॉर्मूला याद रखो। स्पेयरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला एक अलग से ध्यान में रखो, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। गुड, सो काफी अच्छा है ये ध्यान में रख लेंगे हम, इसके बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। आया समझ सब बच्चों को? तो देखो बेटा, कभी भी किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो, द मेन थिंग इज C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। यदि हम ये अच्छे से कर लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों पता होता है, टास्क बचता है पोटेंशियल निकालने का। तो देखो, यदि आपको पोटेंशियल निकालना अच्छे से नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो लेक्चर्स है वो सारे आप प्लीज अच्छे से देख ले। बिलीव मी, आप वो लेक्चर देख लेंगे तो पोटेंशियल निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तो हमें यहाँ पे फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कैपेसिटेंस में तो फिर जिंदाबाद कर ही देंगे हम। आया समझ? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इतना सब क्लियर हो गया होगा हमें। अब देखो, यहां से हम आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर का दी एंड करेंगे। तो देखो क्या गिवन है, एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अनदर कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर हुज आउटर सरफेस इज अर्थ। मतलब वैसी सिचुएशन दी हुई है कि इसमें स्फीयर है कांस्टेंट, इसके आउटर सरफेस को अर्थ किया गया है, मान लेते हैं वही ये R2 है, ये R1 है, whose outer surface is at the ratio of radii of these two spheres। तो सिंपल सी बात है, R1 बड़ी ली है, R2 छोटी ली है, सो ऐसा लिख सकता हूं n माइनस n1। प्रूव दैट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर इंक्रीज n टाइम। तो स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स इसकी वजह से बढ़ जाता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो करते हैं कोशिश शुरू। तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला रिमेंबर करो बेटा। फॉर्मूला क्या था हमारा, जस्ट प्रीवियस हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर्मूला यदि रिमेंबर करें हम, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला हमें बताना है, दैट इज दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। सो फॉर्मूला आ जाएगा C का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। अच्छा, अच्छी बात है। अब किसी तरह इसको फाइंड करना है तो यहाँ से कुछ कुछ तो हमें एलिमिनेशन वगैरह करने पड़ेंगे यूज। तो कैसे करें बताएं आप, शुरू करें हम। देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, किसी भी एक को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं या सोल्व करने की कोशिश करें, तो कैसे करें बेटा, R1 अपॉन R2 का हमें रेशियो दिया गया है n अपॉन n माइनस 1। तो यहां से एक काम तो करते हैं, हमें R1 माइनस R2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको दोनों तरफ हम क्या कर दे, 1 माइनस कर दे। सो देखे R1 अपॉन R2 माइनस 1 इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 माइनस 1। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R2। ओके, ये वैल्यू आई, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे सभी बच्चे, तो आएगा n
माइनस करूंगा तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा अपॉन एन माइनस वन, तो एन से एन कट गया, ये आया वन अपॉन एन माइनस वन। सभी बच्चे देखेंगे तो आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू आ गई वन अपॉन एन माइनस वन। या इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो आर वन माइनस आर टू मेरे पास आ गया आर टू अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे वैल्यू पुट करो देखो इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू जब इसकी पुट करूंगा तो R2 ऊपर चला गया R1 और यहाँ आ रहा है n माइनस वन। सो यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो R2 ऊपर था, एक R2 से एक R2 कट गया। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास में फाइंड होके आ रही है इतनी। ओके, अब ध्यान देंगे तो हमने आपको बताया था कि जो सिंपेरिकल कैपेसिटर यदि सिंपल में लूँ तो उसका जो रेडियस हो जाएगा उसके लिए हम क्या बोलते थे कि उसका हो जाएगा R1 के बराबर, क्योंकि इसको क्या कर दो हम इन्फिनिटी के इक्वल कर दे। ओके, यहाँ से R1 को क्या कर दूं मैं, ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहाँ से हमने क्या बोला था, याद करो पिछले केस में यहाँ से कि R1 को इन्फिनिटी कर दे और R2 को R बना दे, तो वो किसके बराबर हो जाता है, हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर का हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वो रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 को R बोल दिया हमने और R1 को इन्फिनिटी बोल रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन लेके वैल्यू जो आएगी वो यही आएगी, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में R2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में C कंडक्टर का आ गया, तो इसको हम C डैश बोल देते हैं। अब देखो यहाँ से ये तो हमारे पास में R2 है, ये कैसे आया, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने बोल दिया उसको इन्फिनिटी पुट कर दिया। ओके, सो उससे आंसर आ गया, R1 को क्या बोल दिया हमने, इनफाइनाइट बोल दिया। ठीक है, सो हमारे पास में इस तरह के आंसर्स आ गए। गुड, तो देखो अब सो ये आंसर आया। अब देखो R1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन को हम क्या रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, सो इस फॉर्मूले में C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे देखो R1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन को रख सकता हूँ n टाइम्स R2, तो ध्यान दे C आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 मल्टीप्लाई बाई n एंड दैट इज इक्वल टू C डैश टाइम्स n। याद करो तो हमें यही प्रूफ करना है, क्या, प्रूव दैट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीज n टाइम्स। तो जो नया ये सेटअप है इसका कैपेसिटेंस जो है वो n टाइम्स हो गया। कैसे किया सब समझे, पहले हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आया। फिर हमने जो कंसेप्ट यूज किया कि R1 को यदि इनफाइनाइट कर दे, ओके, और R2 की वैल्यू R कर दे तो ये एक तरह से सिंपल कैपेसिटर बन जाएगा जिसका होगा ये, और यहाँ से हमने इसको सब्सटीट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी डाउट है यहाँ पे तो आप जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और कोई भी क्लियरिटी भी चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स।